सरफेस थ्योरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 12 और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वीडियो नंबर 1, यानी कि सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। आइए शुरू करें। तो पहले हम डेफिनेशन लिखें। Let small r vector is equal to small r vector of u and v be a surface. And capital N arrow be unit normal vector देखो यूनिट वेक्टर को प्रायः हम लोग कैप लगा के लिखते हैं ना, लेकिन इसको ऐसे ही लिखा गया है एरो लगा करके। अब यही चलन है तो यही हम भी लिखेंगे। असल में कैपिटल लेटर पे प्रायः एरो ही लगाते हैं, स्मॉल लेटर पे जो है बेस लाइन लगाते हैं। यूनिट लिखना है तो कैप लगाते हैं। तो कैपिटल एन एरो बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। At point P with position vector small r। अब किसी वेक्टर को यदि हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है ना, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल N नहीं लिखा जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा क्लियर मामला है, आप कंफ्यूज ना करिएगा जबरदस्ती। कैपिटल एन एरो थ्रू आउट द होल सरफेस थ्योरी यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस की हैसियत से रहेगा। इसके मैग्नीट्यूड को ऐसा नहीं लिखने का क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है इसलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Then clearly ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये बराबर क्या होगा, वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर r2 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर r1 क्रॉस वेक्टर r2। r1 क्रॉस r2 नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस है। R1 और R2 U कर्व और V कर्व के टेंजेंट्स हैं और वो टेंजेंट प्लेन में स्थित होंगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जिस प्लेन में R1 R2 स्थित है उसके नॉर्मल R1 क्रॉस R2 कहाँ होगा, सरफेस के टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल वेक्टर हुआ, उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिए तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। इक्वल्स टू R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर अपॉन, ये याद है ये H होता है। फार्मूले तो याद रखने पड़ेंगे भाई। लेट अस डिफाइन स्मॉल d11 जिसे कैपिटल L भी लिखते हैं, इक्वल्स टू स्मॉल r11 वेक्टर डॉट कैपिटल N एरो। r11 क्या है, r1 का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। स्मॉल d12 जिसे कैपिटल M भी लिखते हैं इज डिफाइंड बाय स्मॉल r12 वेक्टर डॉट कैपिटल N एरो। स्मॉल d22 जिसे कैपिटल N भी लिखते हैं, स्मॉल r22 वेक्टर डॉट कैपिटल N एरो। ये पहले हमने डेफिनेशन किया। दिस क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल L और d11, दिस क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M और d12 एंड दिस। देन L du स्क्वायर प्लस 2m du dv
प्लस एन डी वी स्क्वायर इज कॉल्ड, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कहते हैं, इज कॉल्ड द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म सेकंड फंडामेंटल फॉर्म सेमीकोलन कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन आर कॉल्ड सेकंड फंडामेंटल कोएफिशिएंट्स और सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस। पहला फुटनोट, डी यू एंड डी वी कैन नॉट वेनिश टूगेदर, कैन नॉट वेनिश टूगेदर, दोनों साथ साथ जीरो नहीं होंगे, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा ही नहीं ना, डी यू भी जीरो कर दोगे डी वी भी जीरो कर दोगे तो ये बनेगा ही नहीं। दूसरा फुटनोट, इस पर विचार करें, ये जो कैपिटल एल है, स्मॉल r11 वेक्टर डॉट कैपिटल एन एरो। देखो इंटरमीडिएट में ये आइडिया आपको था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी कैप। अब जरा इस फिगर को देखिए, ओ ए ओ बी, माना कि ओ ए वेक्टर ए, ओ बी वेक्टर बी है, माना कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए, या ऐसे कहला प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए एरो, या सीधा सीधा लिखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ओ एन, ये होगा ओ एन, और ओ एन बराबर क्या होगा, ओ ए कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा। ओ ए कॉस थीटा माने स्केलर ए कॉस थीटा, और स्केलर ए कॉस थीटा माने वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो ऐसे ही तो है वेक्टर ए डॉट बी कैप, ये बी कैप ही तो है ना, यूनिट वेक्टर है भाई ये। तो किसी वेक्टर का डॉट किसी यूनिट वेक्टर में हो रहा है तो इसका मतलब इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। तो ये क्या चीज हुआ, ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ r11 वेक्टर projection of r11 vector on the normal vector to the surface। इसी प्रकार से दो और लिख लें, m जो r12 वेक्टर डॉट n एरो है, ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ r12 वेक्टर ऑन द नॉर्मल वेक्टर। और इसी प्रकार से कैपिटल N जो कि r22 वेक्टर डॉट n एरो है, ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ r22 वेक्टर ऑन द नॉर्मल वेक्टर। हाँ, बहुत सिंपल सी बात है, केवल बस हमें एलिवेट कर देना है, बातों को उकेर देना है, उस पर आपका ध्यान दिला देना है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड फंडामेंटल फॉर्म।
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म भी आप पढ़े थे कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म स्क्वायर ऑफ द मेट्रिक होता है, ds स्क्वायर। सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म को भी हम ज्योमेट्री से लिंक करने जा रहे हैं, कनेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ कनेक्ट हो पाएगा। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म। जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म। इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म इज द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इज द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कामा। अब इस पे जो लिमिटेशंस हैं उसको डाल रहे हैं कि दो घात के टर्म्स को ही सिर्फ रखना है। एज फार एज माने एज फार एज द टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर टर्म्स को ही बस केवल हमें रिटेन करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। एज फार एज द टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर comma on the tangent plane to a surface, on the tangent plane to a surface at PR, माने कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का दूना होता है। वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस परपेंडिकुलर का लेना है? जो टेंजेंट प्लेन पर डाला गया है। कहां से? P के नेबरिंग पॉइंट से। फ्रॉम द नेबरिंग पॉइंट फ्रॉम द नेबरिंग पॉइंट Q R प्लस DR, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। अब इसका प्रूफ देखिए। Let U equal to U of t, V equal to V of t be a curve on the surface vector R equal to vector R of U and V, let PR and Q vector R plus D vector R be two neighboring points on the curve corresponding to the parameters UV and U plus DU, V plus DV respectively। यानी बिंदु पॉइंट P पर ये पैरामीटर्स हैं और पॉइंट Q पर ये पैरामीटर्स हैं।
सच दैट, थोड़ा सा और इसी में बढ़ा लो, अलग से क्यों लिखें, सच दैट वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना, ओ क्यू एरो माइनस ओ पी एरो इज इक्वल टू वेक्टर आर प्लस डी वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू डी वेक्टर आर। देन इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन खींचना है। जैसे देखो ये कर्व है ना, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट प्लेन खींचना है, फिर इस पॉइंट से इसी टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचना है। तो ये ऐसे महसूस करिएगा, ऐसे। अब वो हम तो यहाँ पे बना नहीं सकते 3D फिगर, तो ऐसे बना देना। हाँ, ऐसे खड़ा नहीं फील करिएगा, ये इस तरीके से। और क्या करें हम लोग मैथमेटिक्स के लोग, ये नेबरिंग पॉइंट है, पी का नेबरिंग पॉइंट है, बिल्कुल बगल में होगा लेकिन क्लैरिटी के लिए थोड़ा दूर बनाए हुए हैं। ये हो गया पी आर, ये हो गया क्यू, आर प्लस डी आर, क्यू से परपेंडिकुलर डालना है। क्यू से परपेंडिकुलर डाल दिए के, ऐसा। पी क्यू को मिला दिया, पी क्यू को मिला दिया। एक बार फिर समझिएगा, ये कर्व है, ये टेंजेंट प्लेन है पी पर ये टेंजेंट प्लेन है, ये क्यू है, क्यू से टेंजेंट प्लेन पर लंब डाला गया है। ऐसा फील करिएगा इसको। पी पर नॉर्मल टू द सरफेस, ये है कैपिटल एन एरो। देन क्यू के, ये जो क्यू के है, ये देखो एन है ना। अब यहां से जो परपेंडिकुलर डाले उधर, तो ठीक सामने इतना भी लेंथ यहां भी तो आएगा ना, जो ये लेंथ है वो लेंथ इस पर भी आएगा। यानी कि प्रोजेक्शन की जुबान में प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द नॉर्मल, पी क्यू का प्रोजेक्शन जो होगा इस पे, वो इतना, यही हाइट तो आएगी। तो क्यू के इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू एरो ऑन the normal at P, on the normal at P equals to PQ एरो डॉट नॉर्मल की दिशा में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट दिया था ना, ए डॉट बी कैप वाला, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी कैप। तो पी क्यू एरो डॉट एन कैप ही तो है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है भाई, इक्वल्स टू पी क्यू एरो माने डी वेक्टर आर डॉट कैपिटल एन एरो, यानी कि इसको हम लिख दें एन एरो डॉट डी वेक्टर आर और रिजल्ट नंबर 1। बाय टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, by Taylor's theorem for functions of two variables
वेक्टर आर प्लस डी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर प्लस ब्रैकेट में वेक्टर आर वन डी यू प्लस वेक्टर आर टू डी वी प्लस 1/फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में वेक्टर आर वन वन डी यू स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर आर वन टू डी यू डी वी प्लस वेक्टर आर टू टू डी वी स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो स्टेटमेंट में था ना कि केवल सेकेंड ऑर्डर टर्म्स तक लिया जाए, तो 2 डिग्री से अधिक वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दें। Neglecting the terms of orders higher than 2. Neglecting the terms of orders higher than 2. We have ये R कैंसिल हो गया, D वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर आर वन डी यू प्लस वेक्टर आर टू डी वी प्लस 1/2 वेक्टर आर वन वन डी यू स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर आर वन टू डी यू डी वी प्लस वेक्टर आर टू टू डी वी स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब मत लिखिएगा, फुल स्टॉप, बकिया सबको नेग्लेक्ट कर दिया ना। Taking dot products with capital N arrow. Taking dot products with capital N arrow. We have capital N arrow dot D vector R is equal to capital N arrow dot R1 vector du plus capital N arrow dot R2 vector dv plus 1/2 ब्रैकेट में कैपिटल N arrow dot R11 vector du स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल N arrow dot R12 vector du dv प्लस कैपिटल N एरो डॉट R22 वेक्टर dv स्क्वायर, फुल स्टॉप। इसकी वैल्यू 0 होगी। देखो पिछले वीडियोस में हम ये सब बातें आपको बता चुके हैं। पिछले वीडियो में कहाँ बताए? कैपिटल N एरो तो अभी बातचीत कर रहे थे ना, चलो अभी बताते हैं। जरा ढंग से बताते हैं। तो ढंग से बताने के लिए इसको नंबर 2 डालो, फिर लिखो वी नो दैट कैपिटल N एरो इज इक्वल टू वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 अपॉन H। ये आज आप पढ़े थे। ये जो वेक्टर है R1 क्रॉस R2, ये R1 के भी परपेंडिकुलर होगा, R2 के भी परपेंडिकुलर है। आप जानते हैं A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू A, आल्सो परपेंडिकुलर टू B। A क्रॉस B का A के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, A क्रॉस B का B के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। तो इसका R1 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका R2 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल N एरो इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर R1, कैपिटल N एरो इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर R2। ये हमेशा हमेशा आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। जहाँ ये आएगा N डॉट R1 हम 0 लिख देंगे, N डॉट R2 आएगा हम 0 लिख देंगे। बार बार इतना लंबा चौड़ा तर्क नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी छोटी बात है, बुनियादी बात है, फंडामेंटल फैक्ट्स है ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। और इसलिए कैपिटल N एरो डॉट R1 वेक्टर इज इक्वल टू 0, कैपिटल N एरो डॉट R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 टेक्स द फॉर्म N डॉट डी आर। इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या लिखे थे? क्यू के। ये हो गया क्यू के इज इक्वल टू,
ये 0 हो गया, यही बचा, ये बचा 1/2 ब्रैकेट में n डॉट r11 यही l होता है, l du स्क्वायर प्लस 2m और ये n है 2m du dv प्लस n dv स्क्वायर। implies that L du square plus 2m du dv plus n dv square is equal to 2 into qk। और फिगर याद है ना, qk क्या चीज है, qk क्या चीज है, p के नेबरिंग पॉइंट, qk ध्यान में रखो, ये p है, इसका नेबरिंग पॉइंट q है, p के नेबरिंग पॉइंट q से P पर जो टेंजेंट प्लेन है उस पर डाले गए लंब की लंबाई है QK और उस लंबाई का दूना। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q टू टेंजेंट प्लेन एट P। यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कह लीजिए। तो आप देखें, थोड़ा सा इशारा समझें। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में R1 R2 दोनों इन्वॉल्व है और R1 R2 की ही मदद से फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स बनते हैं। R1 डॉट R1 E होता है, R1 डॉट R2 F होता है, R2 डॉट R2 G होता है। यानी कि सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स LMN कैलकुलेट करने के लिए आपको R1 R2 से होके गुजरना पड़ेगा। यानी आपको रास्ते में आप चाहें तो EFG भी निकाल सकते हैं। तो प्रायः देखो जो न्यूमेरिकल आता है मैग्नीट्यूड्स वाला, वो केवल फर्स्ट फंडामेंटल या सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए नहीं कहा जाता है। वो ऐसे आ जाएगा ना, फाइंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑन द फलाने सरफेस, दोनों निकालने के लिए कहा जाएगा। तो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हम कुछ खास सरफेसेस पे निकाल के आपको दिखाए थे पिछले वीडियो में। अब हम सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स भी कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे कुछ खास सरफेसेस पे। तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे नोशन ऑफ टी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कैपिटल N1 एरो एंड कैपिटल N2 एरो, वैल्यूज ऑफ LMN इन टर्म्स ऑफ N1 एरो एंड N2 एरो, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ HN एरो विथ N1 एरो N2 एरो, और समय बचा तो बता देंगे अम्बलिक। थैंक यू वेरी मच।